मैं आभारी हूँ सम्माननीय अध्यक्ष जी का, लोकसभा के आदरणीय ओम बिरला जी का, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अभियान सा चला रखा है। उसी क्रम में जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों को भी, चुने हुए प्रतिनिधियों को भी यहाँ बुलाया है। उनके साथ साथ बहादुर जी फ्रेम में आ रहे हैं। जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट की टीम है प्राइड, उसका भी मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन की। अध्यक्ष जी चाहते थे कि सभी जनप्रतिनिधि आए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं, कोविड के कारण, इसलिए हर जनपद से 5 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। समय ठीक हुआ तो ऐसा कार्यक्रम आगे भी होगा। मैं सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों का, हमारे डीडीसी चेयरमैन साहिबान, वाइस चेयरमैन, बीडीसी के चेयरमैन, सरपंच, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं बात शुरू करूँ, एक शख्सियत का जिक्र बड़ा जरूरी मैं समझता हूँ। अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो एक नाम गुम हो गया इस देश से, और उनका नाम था डॉक्टर सुब्रमण्यम। भारत की संविधान सभा के वो सदस्य हुआ करते थे। बापू के स्वराज दर्शन को याद करते हुए 22 नवंबर 1948 को डॉक्टर सुब्रमण्यम ने एक बात कही थी। वो बात मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा। भारत माता अपने संविधान को जन्म देगी तथा उसमें अगर कोई चेतन तत्व, अलाइव कॉन्शियस एलिमेंट होगा तो वह ग्राम पंचायत होगी और पंचायती राज। एक दूसरा नाम लेना भी आवश्यक है, हरि विष्णु कामत जी का। आप सबको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अभिन्न सहयोगी थे। 19 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में हो रही बहस के दौरान कामत साहब ने कहा, ये पंचायती व्यवस्था कोई आज की व्यवस्था नहीं, वैदिक काल से चली आ रही व्यवस्था है और विकेंद्रित लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारे देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है और जनता का कल्याण हो सकता है। कामत साहब आगे कहते हैं कि भौतिक साम्यवाद की बजाय लोग आध्यात्मिक साम्यवाद, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म भी इसे कह सकते हैं। इस बात पर उन्होंने बड़ा बल दिया था। मित्रों, इन 2 शक्तिशाली शख्सियतों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जब हमारे देश का विधान बन रहा था तब पंचायतों के संगठन को स्वशासन के रूप में देखा गया था। विधान का जो आधार था उसे ग्राम पंचायत माना गया था और आवश्यक यथाशक्ति उसे मिले, उसे अधिकार प्राप्त हो, इसकी कोशिश आजादी के बाद से ही हमारे देश में शासन करने वाले अनेक लोगों ने की। अगर मैं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की बात करूं, उनके शब्दों में पंचायती व्यवस्था को विधान का आधार बनाकर ढांचा नीचे की नींव से आरंभ होना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। किन्हीं कारणों से ये व्यवस्था देश में हो या यहाँ हो, ऊपर से नीचे ही चल रही थी। कई जगह लोगों ने संशोधन किए, प्रयास हुए, काफी कुछ बदला है पिछले दिनों में और मेरा दृढ़ मत है कि सुशासन, आत्मनिर्भरता का संपूर्ण ढांचा और विकास पंचायती राज संस्थानों से ही हो सकता है, कोई दूसरा संस्थान नहीं कर सकता है। बाकी का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है, विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं, लेकिन अगर विकेंद्रित ढंग से पूरे देश में एक ऐसा सशक्त ढांचा खड़ा करना है विकास का, तो मुझे लगता है कि पंचायती राज संस्थाओं का मजबूत होना और जिम्मेदारी से काम करना ये सबसे आवश्यक है। 25 अप्रैल 1993 इस देश के इतिहास की एक ऐसी तारीख है, मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोगों को याद है, जिस दिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारी देश की संसद ने देश में लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया, 73rd और 74th
अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। चर्चा उसकी बहुत होती है। फारूक साहब ने बहुत ही भावुक ढंग से अनेक बातें कही हैं, बहुत कुछ सच भी है, लेकिन मुझे एक बात आज तक नहीं समझ में आई कि आखिर ये त्रिस्तरीय व्यवस्था कठिनाइयां हैं, मैं सहमत हूँ, लेकिन किसी न किसी कारण से त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं लागू हो सकी। मैं आभारी हूँ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण, जिनके निर्देश के कारण जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया। और मुझे बात जवान बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अपना विश्वास व्यक्त किया, और इस बात की भी मुझे खुशी है ये कहते हुए कि निष्पक्ष चुनाव और बिना हिंसा के चुनाव, और अगर मतदान का प्रतिशत हम देखें तो पिछले 2-3 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को अगर ध्यान में रखें तो उसकी तुलना में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और पंचायती राज व्यवस्था में अपना विश्वास, यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हों इसकी कोशिश की जा रही। नई व्यवस्था है, 1 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा मानता भी नहीं हूं, लेकिन जहां तक नियत का सवाल, मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसकी हर संभव कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है, मैं आपको भरोसा देना चाहूँ कि ये मेरी बात नहीं है, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री से जब भी मैं मिला हूं तो इस बात पर उनका बराबर बोल रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जितने मजबूत होंगे, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, जमहूरियत उतनी मजबूत होगी और विकास के काम भी तेजी से हो सकेंगे। 1-2 काम हुए हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि 1271 करोड़ रुपए पंचायतों को, बीडीसी के मेंबरों को, डीडीसी मेंबर और चेयरमैन को प्रशासन की ओर से दिए गए, कामों के लिए दिए गए, व्यक्तिगत नहीं दिए गए। और जो इस बार का डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट बना है, किन परिस्थितियों में बना आप सब जानते हैं। कोविड की दूसरी लहर अपनी उफान पर थी, बावजूद इसके कोशिश की गई कि पंचायत से लेकर के ब्लॉक और डीडीसी के मेंबरान और चेयरमैन साहिबान की राय लेकर के डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट बनाया जाए। ये संभव है कि इस बार उतना व्यापक कंसल्टेशन न हुआ होगा, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं कि स्थिति नॉर्मल होगी तो निश्चित रूप से आप ही उस बजट को बनाने वाले होंगे, प्रशासन के लोगों की भूमिका होगी। और इस बात के लिए मुझे प्रसन्नता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का कुल एलोकेशन 2000 करोड़ हुआ करता था, वो गत वर्ष 5613 करोड़ था, और इस साल 12600 करोड़ रुपए पूरे पंचायती राज डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स ने पारित किया है। कोई एक जिला उठा करके देखिए, 2.5 गुना, 3 गुना, 2 गुना। और एक आग्रह हमने किया था चुने हुए प्रतिनिधियों से कि इसमें काम वो लीजिए जो 1 साल में पूरा हो जाए, इससे अधिक वो काम नहीं। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस मेहनत से काम का चयन किया है। मोटे तौर पर अगर पूरे यूपी की बात में करूं तो 80% काम ऐसे हैं जो इसी साल पूरा होने वाले हैं। 20% काम है जो मतलब उसमें से 2-4 काम होंगे जो 3 साल में होंगे, तो मैक्सिमम 80%। और इसमें प्रतिनिधियों का बड़ी भारी महत्वपूर्ण भूमिका है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मैं लगातार अनेक जनप्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलता रहा हूं। इलाके की जरूरत के हिसाब से बजट बनाने में जो आपने सहयोग किया, मैं इस राज्य के मुखिया के नाते मैं आपका हृदय से साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से जो मूल भावना है पंचायती राज की, उसको लागू करने में पूरी मदद की है। और मुझे लगता है कि आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण है ये, ताकि महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जो आवाम की है, जनता की है, वो जमीनी स्तर पर पूरी हो सके। कुछ और बातों का जिक्र मैं समझता हूं कि करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आप देख रहे हैं, भारत सरकार की भी अनेक योजनाएं जिनकी
मॉनिटरिंग आपको करनी है। कहीं कहीं कठिनाई है, ये भी मैं जानता हूं, उस कठिनाई को दूर किया जाए इसका भी प्रयास हो रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सभी काम आपकी देखरेख में, ये आदत अब लोगों को बनानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इससे ही इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट कार्य प्रणाली में आ सकता है। ये सच है कि एक नई व्यवस्था है, अफसरों को भी आदत नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधियों को भी आदत नहीं है। कोशिश हो रही है कि जैसा फारूक साहब ने कहा कि कर्नाटक भेजा था उन्होंने, तो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि देश के उन हिस्सों में जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था ठीक ढंग से काम करती है, वहाँ की व्यवस्था देख के आए। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं किया है। आने वाले दिनों में कोविड हर चीज में बाधा पैदा करता है, आने वाले दिनों में इसे और तेज किया जाए। फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरीज, ये संविधान संशोधन में जो निहितार्थ है उसे पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि विकेंद्रीकृत लोक सत्ता के सुशासन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, पारदर्शी और जवाबदेह, जन भागीदारी और जन सहयोग के साथ, संवेदनशीलता के साथ हो, इसकी कोशिश की जाए। कुछ विरासत में मिली हुई दिक्कतें हैं, 1 साल 1.5 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं दावा नहीं करता, लेकिन कुछ बातों की मुझे प्रसन्नता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के एक पैसे का हिसाब जम्मू कश्मीर की जनता को दिया जाता है। और ये बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं और आपको भरोसा देना चाहता हूं। फारूक साहब ने बात कही, मुझे ईश्वर और गलत काम के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति से कभी भय नहीं रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक मैं हूं, सरकार के 1 पैसे का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए नहीं करें। जीएमआर पूरी तरह लागू किया है, कोई भी काम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के नहीं होता, और कोई बिल भेजने फारूक साहब तब तक नहीं जाती है जब तक ई टेंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंशियल सैंक्शन न हो। मैं जानता हूं भ्रष्टाचार खत्म करना कहना आसान है, लेकिन तरीका क्या हो सकता है? मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ही तरीका हो सकती है। जहां ह्यूमन इंटरफेस है वहां गुंजाइश है और कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, लोगों को तकलीफ भी हो रही है, भी मैं जानता हूं, लेकिन इससे बाहर निकले जम्मू कश्मीर। ये सच है कि जो गति होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, लेकिन 2-3 बातें मैं जरूर कहूंगा। मैग्नेटाइजेशन 3,3500 किलोमीटर होता था, पिछले साल 6500 किलोमीटर हुआ, इस साल 8,000 किलोमीटर होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अधिकतम 1600 किलोमीटर सड़क बनती थी, पिछली बार 3600 किलोमीटर बनी है और इस बार 4000 किलोमीटर बनी है। देश का अकेला यूपी, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तब ये योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देश के बाकी हिस्सों के जो राज्य हैं वो इस काम से निवृत्त हो गए। अभी 974 गांव हैं यहाँ के सड़क से नहीं हुए। यहाँ बिजली के क्षेत्र में देश में जो विकास हुआ है पिछले दिनों में, कह सकता हूं कि आज बिजली की कमी देश में नहीं है, लेकिन जहां ग्रामीण इलाकों में 20 घंटे 22 घंटे बिजली रहती है, श्रीनगर में 22 घंटे बिजली मिले, इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। मुझे याद है गुलमर्ग में गया था पिछले साल, उसके पहले एक लेबर डिपार्टमेंट में एक अस्पताल का निर्माण किया, फारूक साहब थे, मैं भी था। इन्होंने उस मंच पर कहा था कि साहब ठंड आ रही है, बर्फ गिरती है तो बिजली की बड़ी दिक्कत होती है। मैंने उनसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि पहले से स्थिति थोड़ी बेहतर हो। और गुलमर्ग में मैंने एक बात कही कि वादी में पहली बार लोगों ने बर्फ और बिजली एक साथ देखी है। और मुझे प्रसन्नता है कि गत वर्ष की तुलना में 21% ज्यादा बिजली कश्मीर डिवीजन में मिली थी। हमने कोशिश की जम्मू डिवीजन में भी, लेकिन मुझे मालूम है कि गर्मी में लोगों को बड़ी परेशानी हुई, बावजूद इसके कि 15% बिजली पिछले वर्ष से ज्यादा दी गई है। लेकिन मूल कारणों की चर्चा करना आवश्यक है। जहां हाइड्रो पावर का पोटेंशियल हमारा 20,000 मेगावाट है, 70 सालों में 3500 मेगावाट बिजली बना है। कोशिश की है
बीच कहना चाहता हूँ, सियालकोट 84 में बनना शुरू होना चाहिए था। आज 2021 में हमने किसी के साथ रिव्यू किया है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 5 साल में वो प्रोजेक्ट पूरी हो जाएगी। और ऐसे ही नहीं, 3450 मेगावाट बिजली आने वाले 5 साल में बना करके जम्मू कश्मीर की जनता को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के 15 साल 20 साल की परियोजना है। जब मेन ट्रांसमिशन लाइन बन रही थी जो लद्दाख तक जाए, उस समय प्रस्ताव था आज से 70 साल पहले कि रजौरी और पुंछ में 400 kVA का सब स्टेशन होना चाहिए। इसी आधार पर भारत सरकार ने स्वीकृति की थी। ऐसी अनेक परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी, उनको पूरी करने की कोशिश की जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, 1 वर्ष में देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह की बिजली है उस तरह की बिजली जम्मू कश्मीर में भी उपलब्ध हो जाएगी। लोगों को बिजली की कटौती का सामना। लेकिन निवेदन भी है, 6700 करोड़ रुपए की बिजली खरीदते हैं और 2625 करोड़ रुपया मुझे मिलता है। सरकार को यह व्यवस्था कब तक चलेगी? इस पर भी आप सोचिए। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि है, मेरी अपेक्षा है आपसे, मेरा निवेदन है आपसे, ये बात भी लोगों को समझना होगा। कोविड का प्रकोप था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ईश्वर की कृपा है कि देश के बाकी हिस्से में जिस तरह लोगों को दिक्कत हुई, दिक्कत यहां भी हुई। जिसने अपना परिजन खोया है उसकी पीड़ा को हम कम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई कि लोगों को ऑक्सीजन बेड न मिले। पिछले साल मैं 7 अगस्त को आया था। उस समय जम्मू कश्मीर के ऑक्सीजन जनरेशन की क्षमता 14,000 LPM थी और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 68,000 LPM जनरेशन ऑक्सीजन का जम्मू कश्मीर में हो रहा। और सितंबर अंत तक मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की कुल क्षमता 90,000 LPM होगी। अब हमारी समस्या ये है कि उस अधिक ऑक्सीजन का साधन साफ करें क्या? आप महाराष्ट्र में, मैं आपसे आग्रह होगा, उद्योग मंत्री भी रहे, कोई तरीका हमको बताइए। आज हमारे पास जरूरत है उस ऑक्सीजन का, हम करें क्या? लेकिन ये फैसला हमने इसलिए किया था कि यहाँ के सामान्य आदमी की जान बचाई जा सके। मित्रों, वैक्सीनेशन में भी देश के अखबारों की सुर्खियां गवाह कि जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य कर्मी बर्फीले रास्तों 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल जाकर के लोगों को वैक्सीनेट किए हैं। मुझे गर्व है ऐसे लोगों पर जिन्होंने इस काम को किया है। और आज 45 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के 100% लोगों का पहला डोज लग गया है और मोटे तौर पर दूसरा डोज भी आबादी का हो गया। इसके ऊपर 18 से 44 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो उसमें भी 40% से ऊपर हम पहुंच गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर अंत तक जम्मू कश्मीर यूटी की पूरी आबादी का 65%, चाहे वो बच्चा नौजवान हो चाहे हमारे बुजुर्ग हो, पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए। कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय खुले, इसके लिए एक अनिवार्य शर्त तय की गई है। सभी टीचर वैक्सीनेटेड होंगे और 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगा करके जल्द से जल्द हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी शुरू करना चाहते हैं ताकि पठन पाठन का वातावरण अच्छे ढंग से बनाया जा सके। अनेक सारी बातें हैं, ये समय नहीं है कि मैं विस्तार में जाऊं। इंडस्ट्री की बात फारूक साहब ने करी है, उसका जिक्र करना जरूरी है। मुझे भारत सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए स्वीकृत किया और मैं आभारी हूं विशेष रूप से देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के उस स्कीम में ऐसे प्रोविजन किए हैं जिसके कारण आज की तारीख में 25,600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव और वो प्रस्ताव जिन्होंने पैसा जमा किया है कि हमको जमीन दी जाए, हमारे पास लंबित है, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले 6 महीनों में ये सभी प्रस्ताव स्वीकृत करके इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का काम शुरू हो जाएगा। और दूसरा उसका जो पक्ष है, ये पहली बार हुआ कि कश्मीर डिवीजन में भी उतने के ही प्रस्ताव है, केवल 700 करोड़ का ज्यादा है जम्मू डिवीजन में। कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन दोनों में बराबर के प्रस्ताव आए। पहले मैंने अनुमान किया था, जब बैठक हुई थी तो मुझे लग रहा था 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 4-5 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज मैं बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि 1.5 साल में कम से कम 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा और 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।
कोशिश है और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की समस्याओं से मैं वाकिफ हूं। मैंने कहा कि नई व्यवस्था है, बढ़िया कार्यालय नहीं है, डीडीसी चेयरमैन साहिबान का बढ़िया घर भी नहीं है, सुरक्षा की दिक्कतें यहाँ आमतौर पर हैं। जो संसाधन है हमारे पास हम कोशिश कर रहे हैं और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि आपका आवास, आपकी सुरक्षा, बाकी चीजें मैं कुछ पिछली बार मैंने कश्मीर के साथियों के साथ जब बैठक की थी, कुछ मुद्दे उठे थे, उनका निराकरण कर दिया गया है। जम्मू के साथियों के साथ बैठना नहीं हो पाया, सितंबर महीने में उनके साथ भी बैठक करूंगा। और मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि आप पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए जो कुछ करना होगा वो निश्चित ही किया जाएगा। उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले जम्मू कश्मीर के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से हमें मदद करेगी और जम्मू कश्मीर में एक नया वातावरण बनाने में आप सबका सहयोग आवश्यक है। अगर आंकड़े हम देखें तो 4290 पंचायतों में 1408 हमारी बहनें हैं। हमारे ऐसे लोग जो सोचते नहीं थे कि हमें भी अवसर मिलेगा, जिनको हम कहते हैं कि बड़े लंबे समय से उपेक्षित थे, वो भी आज सक्रिय रूप से भागीदार हैं, विकास के कामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, अध्यक्ष के नाते, सरपंच के नाते, बीडीसी चेयरमैन के नाते, और अनेक लोगों से मैं मिलता रहा। और मैं कहना चाहता हूं कि अधिकांश हमारे जो जनप्रतिनिधि इतनी मेहनत से जनता की सेवा में जुटे हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए मुझे लगता है कि वो कम हो। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने बारामूला जिले के नारोवा ब्लॉक के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल साहब से खुद बात की थी। मैं उनको बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा था कि सरकार के सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के जागरूक करने का दायित्व आप पर है, और उन्होंने मास्क बांटने से लेकर के अनेक इस तरह के काम किए। और कोविड में जिस तरह की हेजिटेंसी थी वैक्सीनेशन की, देश में थी, दुनिया में थी, और यहाँ भी चरम सीमा पर थी, लेकिन आज वैक्सीनेशन में सफलता हमें मिली है काफी हद तक। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है, हमारे पंचायती राज संस्थाओं में। एक धमोल पंचायत है, वहां की एक सरपंच है शिल्पा दुबे, मैं कभी मिला था उनसे, और जिस शिद्दत से वो काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी सरपंच, डीडीसी के मेंबरान, बीडीसी के मेंबरान, चेयरमैन इसी जन भागीदारी की भावना के साथ जम्मू कश्मीर के विकास को गति देंगे। और महिला शक्ति ने जिस तरह से अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य में बड़े साहित्यकार हुए सावंत साहब प्रेमचंद जी, नाम मुझे लगता है कि अधिकांश लोग जानते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी एक थी पंच परमेश्वर, और उसमें उन्होंने कहा कि पंचों के दिल में खुदा बसता है, और पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की ही बात मानी जाती है। और इसलिए बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का हम एहसास करें और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करें, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। चलते चलते रूडी साहब हैं, इसलिए उनको एक शेर मुझे समर्पित करनी होगी। शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बुलंदी पर पहुंचना है तो पैदा खाक सारी कर, बुलंदी पर पहुंचना है तो पैदा खाक सारी कर, बड़ा बनने की ख्वाहिश है तो जो इंसकारी कर। पकड़ आगे मैंने अपने में गिर जाने का खतरा है तो पीछे देख कर चलने की नादा होशियारी कर, नादा होशियारी कर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।